हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जेके में आप सभी का स्वागत है। आज से हम हिंदी के टॉपिक वाइज प्रश्नों को करेंगे जो यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी बीएड, पेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों, हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चिम स्वर। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अनुस्वार। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर। अगला क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी र। तो दोस्तों, जो ह होता है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां क्या है? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन बी सी 52, ऑप्शन डी 48। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण लिपियां हैं। प्रश्न 8, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं? ऑप्शन ए वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन बी सम्मिलित स्वर, ऑप्शन सी अनुनासिक स्वर, ऑप्शन डी निरअनुनासिक स्वर। तो दोस्तों, जिन ध्वनियों का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे निरअनुनासिक स्वर कहते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनिया, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनिया, ऑप्शन सी संपृक्त ध्वनिया, ऑप्शन डी पारस्परिक ध्वनिया। तो दोस्तों, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो उसे युग्मक ध्वनिया कहा जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ए लिखे जाते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन डी व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे युग्मक संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी मात्रा, ऑप्शन डी विसर्ग। तो दोस्तों, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत जो है वो स्वर है। सॉरी दोस्तों, तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 13, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए स स स ह, ऑप्शन बी त थ द ध, ऑप्शन सी ट ठ ड ढ, ऑप्शन डी च छ ज झ। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स स स ह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है उसे अघोष कहा जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 15, य र
ल व व्यंजनों को कहते हैं। ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए ड़, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी च। तो दोस्तों पार्श्विक ध्वनि ल को कहते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 17, अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन ए विसर्ग का, ऑप्शन बी चंद्र बिंदु का, ऑप्शन सी पंचम वर्ण का, ऑप्शन डी स्वर का। तो दोस्तों अनुस्वार जो है वह पंचम वर्ण का कार्य करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ओ। तो दोस्तों जो उ है वो संयुक्त स्वर नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ए आई ओ जो है ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए ख ग, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए ऐ औ, ऑप्शन डी स स। तो दोस्तों जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं वो ख ग है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 20, स स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकम्पी व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन सी अस्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों स स ह को ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 21, छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी तालव्य। तो दोस्तों छह ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 22, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए ज प्लस इ, ऑप्शन सी ज प्लस ध, ऑप्शन बी ज प्लस इ, ऑप्शन डी ज प्लस न्य। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आगे पीछे हो गए हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज प्लस इ। ज्ञ जो वर्ड है वह ज प्लस इ से मिलकर बना है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ब, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी स। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 24, कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी झ, ऑप्शन डी भक्त। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भक्त को अमानक वर्ण कहा जाता है। प्रश्न 25, छह वर्ण किसके योग से बनता है? ऑप्शन ए क धन स, ऑप्शन बी क धन च, ऑप्शन सी क धन छ, ऑप्शन डी क धन स। तो दोस्तों जो क छह वर्ण है वो क धन मूर्धनी स से बनता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 26, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 27, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए विसर्ग लगाकर, ऑप्शन बी खड़ी चौपाई को हटाकर, ऑप्शन सी दो खड़ी पाई लगाकर, ऑप्शन डी दो स्वर लगाकर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खड़ी चौपाई को हटाकर। प्रश्न 28, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सी हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन डी उर्दू। तो दोस्तों भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 29, क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की। तो दोस्तों क ग ज फ ध्वनियां जो हैं ये अरबी फारसी की हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 30, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए द ट ड ढ, ऑप्शन बी च छ ज झ, ऑप्शन सी त थ द ध, ऑप्शन डी म फ ज भ।
तो दोस्तों जो तालब ध्वनि व व्यंजन होते हैं वे च वर्ग के अक्षर होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 31, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी आज। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आज में री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियां, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, ऑप्शन सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, ऑप्शन डी व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियां अनुस्वार कहलाती हैं। प्रश्न 33, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में तीनों। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दीर्घ प्लुत ह्रस्व सभी स्वर की ध्वनियां होते हैं। प्रश्न 34, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वाक्य। तो दोस्तों भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 35, वर्णमाला किसे कहेंगे? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 36, हिंदी की स ध्वनि है? ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंत्य, ऑप्शन डी ओष्ठ्य। तो हिंदी का जो स ध्वनि है यह तालव्य ध्वनि है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 37, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ऑप्शन ए क ख ज, ऑप्शन बी च ज इ, ऑप्शन सी त थ न, ऑप्शन डी ट ठ ड़। तो दोस्तों अल्प प्राण ध्वनियां वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड होता है उसे अल्प प्राण कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और जो महाप्राण होता है वह वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होता है। प्रश्न 38, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है? ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी अक्षर। तो दोस्तों वर्ण का अर्थ आकाश नहीं होता है, और रंग जाति अक्षर ये तीनों होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 39, हिंदी शब्दकोश में अंग अव अ किस वर्ण के साथ आता है? ऑप्शन ए अव, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अह, ऑप्शन डी आ। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अ, अंग व अ वर्ण के साथ आते हैं। प्रश्न 40, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ऑप्शन ए कारखाना, ऑप्शन बी अमिताभ, ऑप्शन सी कलरव, ऑप्शन डी चहचहाना। तो दोस्तों कारखाना, अमिताभ और चहचहाना में मात्राओं का प्रयोग हुआ है, और जो हमारा ऑप्शन सी है कलरव उसमें मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 41, अयोगवाह कहा जाता है? ऑप्शन ए विसर्ग को, ऑप्शन बी महाप्राण को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन डी अल्प प्राण को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। प्रश्न 42, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 36। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 43, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र। दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, इसलिए तो छ वर्ण जो है वह क के बाद आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए।
तो दोस्तों संवृत्त स्वर ई उ ऊ को कहा जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि समृद्ध स्वरों का की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अगर समृद्ध स्वरों की संख्या पूछ ले तो हमारा राइट आंसर होगा कि समृद्ध स्वरों की संख्या 4 होती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ई उ को समृद्ध स्वर कहा जाता है। प्रश्न 45, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ है? ऑप्शन ए थ, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी व। तो दंतोष्ठ ध्वनि व को कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 46, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी उष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो दोस्तों य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा स्पष्ट व्यंजनों की संख्या 4 है, य र ल व। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी व प, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी ज्ञ। तो दोस्तों अर्ध स्वर य व र ल को कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 48, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए पश्च विवृत, ऑप्शन बी अग्र संवृत, ऑप्शन सी अग्र विवृत, ऑप्शन डी पश्च संवृत। तो दोस्तों उ संवृत स्वर के अंतर्गत आता है और जिह्वा के आधार पर पश्च स्वर के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 49, ए के उच्चारण स्थान का नाम है? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत्य, ऑप्शन सी कंठोष्ठ, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो दोस्तों जो ए है वो अ प्लस ई से मिलकर बना है, तो अ जो है वो कंठ से बोला जाता है और ई जो है तालु से बोली जाती है, इसलिए दोनों मिलकर हुए कंठ तालव्य। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए वर्ड जो है वो कंठ तालु से बोला जाता है। प्रश्न 50, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा चौथा, ऑप्शन डी पहला चौथा। तो दोस्तों महाप्राण ध्वनियां दूसरा और चौथी को कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और वहीं पर पूछ अगर अल्प प्राण ध्वनि किसे कहते हैं, तो वह हमारा आंसर होगा कि वर्ग का पहला तीसरा और पांचवें वर्ग को अल्प प्राण कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कंटेंट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो होगा, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस लाइक शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज का स्कोर क्या रहा, और अगली क्लास में आप कौन सी टॉपिक पढ़ना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।